People use various methods to protest against the functioning of the government. These can be in the form of public meetings, dharnas, strikes, rallies, and signature campaigns to draw the attention of the government. अगर गवर्नमेंट के काम से लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वे अपना प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अपना विद्रोह दिखाते हैं. और ये विद्रोह वो पब्लिक मीटिंग्स के रूप में भी कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, स्ट्राइक हड़ताल कर सकते हैं, रैलीज करते हैं, और सिग्नेचर कैंपेन्स यानी अपने सिग्नेचर करके ऐसा अभियान चलाते हैं, गवर्नमेंट को अपना विद्रोह दिखाते हैं कि हम आपके काम से खुश नहीं है. हम देखते भी ये सब. पीपल ऑल्सो मेक यूज ऑफ द मीडिया टू वॉइस देयर ग्रीवेंस. अपना गुस्सा दिखाने के लिए मीडिया का यूज करते हैं लोग. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज एंड TV channels play an important role in keeping the government informed about people's plights, pleasure and displeasures. लोग गवर्नमेंट के काम से खुश हैं या नाखुश हैं, तो ये सब गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है? मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, ये सब गवर्नमेंट को ये सब दिखाते हैं कि लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं गवर्नमेंट के काम से. Newspaper publish articles against cases of the corruption and injustice. Radio and television present a direct relay broadcast and interview with ministers, views of the candidates contesting elections and the manifestos of political parties. Newspapers articles publish करते हैं, जो भी करप्शन या इनजस्टिस, जो भी भ्रष्टाचार या अन्याय कहीं हो रहा है, उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है. रेडियो और टेलीविजन पर इंटरव्यू होते हैं मंत्रियों के, और जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनके मैनिफेस्टो यानी उनके घोषणा पत्र, वो सब टीवी पर आते हैं. मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र वो ऐसा कोई पेपर होता है जिसमें जो पार्टी होती है वो जनता से ये वादे करती है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम ये सब काम करेंगे, वो होता है मैनिफेस्टो. दिस प्रूव्स टू बी ए वेरी इफेक्टिव मीडिया फॉर द इलिटरेट मासेज. और मीडिया जो इलिटरेट मास यानी जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं, उनके लिए भी मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि उनको भी देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब उन्हें पता लगे. Cinema also highlights the socio-economic problems faced by the society and the bringing about reform. All this keep the spirit of democracy alive in the country, where citizens act as watchdogs in a democracy. Conflict, second elements जो आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो आता है कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन इन डेमोक्रेसी. जो मनमुटाव होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है. रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं? इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट. हर तरह से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जियोग्राफी भी यहाँ का अलग अलग डिफरेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग अलग है, सोशल जो सोसाइटी है वो भी डिफरेंट है. दिस डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू वेराइड ओपिनियंस, differing lifestyles and socio-economic inequalities. These differences divide the people into groups. और यही differences, यही जो फर्क है, ये जो अंतर है, इससे लोगों में ग्रुप बनते हैं. ये differences लोगों में ग्रुप बनाते हैं. This sometimes disturb the peace and harmony in the country and leads to insecurity and tension among the group. और ये कभी कभी इसकी वजह से लोगों में जो पीस एंड हार्मोनी होती है, शांति और भाईचारा होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा और टेंशन को बढ़ावा देती है. सब ऑल दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट विच एट टाइम्स बिकम्स वायलेंट. और ये सभी आगे बढ़ के हिंसा पैदा करते हैं, वायलेंट, मारपीट, ये सब पैदा करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो take place when a section of people do not always agree with existing policies or decisions. और कभी कभी वाद विवाद या कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जब लोगों का एक
सेक्शन, एक हिस्सा, एक ग्रुप, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या डिसीजंस, नीतियों से या फैसलों से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं. They may feel that it is unfair or goes against them. Sometimes all sections of society may not be included or given a share of power. This inevitably leads to conflict as the group might feel isolated and alienated. This may also lead conflicts within the system. Through violent conflicts affect the peace and development of a country, we must not always took upon conflicts as something negative. Violence से, हिंसा से जो पीस एंड डेवलपमेंट कंट्री का, ये दोनों पर ही बुरा असर होता है. तो हमें कभी भी इन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. Disagreements which are expressed in healthy and non-violent way are actually good for a democratic setup, as it's enable all sections of society to have a say in how they would like to be governed. This is a means to ensure that the government responds to need of vast majority of people and not just a handful. तो गवर्नमेंट पूरे देश को लेके चलती है साथ में, ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के बारे में सोचकर चलती है. ये भी सोचना चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिसोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, रिसोल्यूशन कैसे किया जाता है. कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिसॉल्व इन वेरियस वेज. अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकते हैं. वन ऑफ वेज इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू लिसन टू द aggrieved parties and find out the cause of discontentment. यानी लोगों के असंतोष का कारण क्या है, ये गवर्नमेंट को जानना चाहिए. थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन सॉल्यूशन कैन बी फाउंड टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स. बातचीत करके इनका सॉल्यूशन किया जा सकता है. इन इंडिया पीपल कैन ऑल्सो अप्रोच द कोर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और इंडिया में तो कोर्ट्स भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. यहाँ भी लोग जाकर अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं कोर्ट में. द कोर्ट असेसेस द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द पार्टीज टू ए कॉन्फ्लिक्ट दैट एंड गिव्स इट्स ओपिनियन बेस्ड ऑन द लॉ. It is very important for the conflicts to be resolved for a peaceful and stable existence. अगर शांति से और मजबूती से अगर इन conflicts का सॉल्यूशन हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छी बात है ये. We all know that where there is peace, there is prosperity. हम सभी जानते हैं जहां पे शांति है वहां पे समृद्धि है, prosperity है. जहां पे शांति वहां पे सब कुछ है. A nation can only progress when there is stability, unity and harmony in society. तो इसका मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र, एक नेशन तभी प्रोग्रेस कर सकता है, केवल तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब वहां पे स्टेबिलिटी हो, यानी स्थायित्व हो, मजबूती हो, एकता हो और भाईचारा हो. समाज में ये सब चीजें हो तो वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी. So there is a case study, the Kaveri disputes. कावेरी विवाद हुआ था, ये दो स्टेट्स के बीच में हुआ था. कावेरी रिवर, कावेरी नदी के ऊपर एक विवाद हुआ था. तो लेट्स रीड अबाउट दिस. क्या है केस? द कावेरी वाटर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स. तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में एक ये डिस्प्यूट था, विवाद था कावेरी नदी के पानी को लेकर. केरला एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट. इस विवाद में केरला और पुदुचेरी जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये भी इस डिस्प्यूट में शामिल थे. द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कावेरी इज वेरी ओल्ड एंड एग्रीमेंट ऑन द शेयरिंग ऑफ इट्स वाटर वर साइंड बिटवीन द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर, फर्स्ट इन 1892 एंड अगेन इन 1924. तो एग्रीमेंट भी हुआ था इसको लेकर 1892 में, और फिर वापस से 1924 में फिर से एग्रीमेंट हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी में एंड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर में. कर्नाटका claims that Tamil Nadu has enjoyed a
greater uses of the water and therefore demand a revised settlement based on equitable sharing of the water. तो ये सब इनके बीच में विवाद हुआ था कि कर्नाटका ने क्या क्लेम किया, क्या दावा किया। कर्नाटका की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये दावा किया, क्लेम किया कि तमिलनाडु को इस नदी का पानी कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, लेकिन फिर आगे जाके ये पानी को बराबर बराबर बांट दिया गया। तमिलनाडु ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूज दैट एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वुड adversely affect the livelihood of millions of farmers in the state. In 1990, the central government finally appointed a tribunal, the Kaveri Water Dispute Tribunal, to look into the matter. लेकिन दूसरी तरफ जब कर्नाटका ने क्लेम किया कि पानी का जब बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग तमिलनाडु को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु ने भी क्या क्लेम किया, क्या बोला कि अगर इस पानी के अमाउंट में थोड़ा सा भी कोई चेंज किया जाता है तो इससे तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं, मिलियन लाखों फार्मर्स हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को लेकर 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल, एक संधि जैसा कोई अपॉइंट किया जिसको कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बोला जाता है, इस मुद्दे को देखने के लिए, इस मैटर को देखने के लिए। The tribunal decided to grant an interim reward to Tamil Nadu, ordering Karnataka and Tamil Nadu. While Karnataka did comply with the interim order, things became difficult in period of weak monsoon. Meanwhile, the government set up the Kaveri River Authority. इसके बाद गवर्नमेंट ने कावेरी रिवर अथॉरिटी को बनाया, CRA, and the Kaveri Monitoring Committee to find a solution to the problem. इसके बाद में कावेरी मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई ताकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिफरेंसेस द कंट्रोवर्सीज द ट्रिब्यूनल डिलीवर्ड इट्स फाइनल वर्डिक्ट ऑन 5 फरवरी 2007। इसमें क्या हुआ, 5 फरवरी 2007 में इसका फाइनल फैसला लिया गया। इन इट्स वर्डिक्ट द ट्रिब्यूनल allocated 419 billion feet cube of water annually to Tamil Nadu and 270 billion of Karnataka, 30 billion feet cube of water to Kerala and 7 billion feet cube to Puducherry। तो इस तरह से इसका शोषण किया गया कि किसको कितना पानी मिलेगा। The dispute, however, seems to be far from over, with all 4 states deciding to file review petition seeking clarification। So ये केस स्टडी था। अब जो हम बात कर रहे थे की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसके जो की एलिमेंट्स थे, रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, हम इसके बारे में रीड कर चुके हैं। रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद होते हैं उनका सॉल्यूशन, वी हैड रीड अबाउट दिस। नाउ वी विल रीड अबाउट कंसर्न्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वलिटी एंड जस्टिस गो हार्ड इन हैंड इन अ डेमोक्रेसी। व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली दे गेट इक्वल जस्टिस। जब लोगों को बराबर समझा जाता है तो उनको बराबर न्याय भी दिया जाता है। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स टू इंश्योर इक्वलिटी एंड जस्टिस। इंडिया में इक्वलिटी और जस्टिस ये लोगों को मिल सके, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। द डिस्क्रिमिनेटरी practice of untouchability has been abolished by law. Untouchability was an evil practice in which some people assumed themselves to be the superior class and considered a section of a people untouchables. The untouchables faced many discrimination and were denied all basic rights. Today, the practice of untouchability is a punishable offense. इंडिया में बहुत ही पुराने समय में अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत करते थे लोग, तो इस तरह से भेदभाव किया जाता था और ये बहुत ही एक बुराई की बात थी, बुरी बात थी कि समाज में अनटचेबिलिटी थी। तो इसको कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा अबोलिश किया गया, खत्म किया गया। क्या होता था इसमें कि कुछ लोग, सोसाइटी कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे और बाकी को अनटचेबल्स मानते थे, यानी उनको छूना नहीं, इस तरह से उनकी सोच थी। और आज के समय में अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, सजा के लायक है, ऐसा कोई अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है। सेकंड, और कदम क्या उठाए, द कॉन्स्टिट्यूशन
also declares India to be a secular country. इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ऐसा यहाँ के संविधान में लिखा है. सेकुलर यानी यहाँ पे कोई धर्म विशेष नहीं है, सब धर्म बराबर है. This means that people of all religions are treated equally without any discrimination. सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको बिना किसी भेदभाव के बराबर समझा जाएगा. However, some section of the society that have faced discrimination for a long period of time need special privilege so that they become a part of the mainstream. For them, the government has made special provisions called reservation. हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग इक्वल हैं, हर धर्म के लोग इक्वल हैं, समान हैं. लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कम समझा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोविजन बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण. फॉर एग्जाम्पल, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज. उनको आरक्षण दिया गया है. वुमेन हैव बीन डिनाइड द राइट टू एजुकेशन एंड अदर प्रिविलेज्ड फॉर मैनी सेंचुरीज. काफी सेंचुरीज से वुमेन को, महिलाओं को एजुकेशन का जो उनका अधिकार, जो राइट है, उससे दूर रखा गया है. और जो बाकी जो प्रिविलेज्ड जो सुविधाएं हैं, जरूरी सुविधाएं हैं, उनसे भी उनको दूर रखा गया है. सो द गवर्नमेंट हैज पास जनरल सेवरल लॉज टू एंश्योर जस्टिस फॉर वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड. तो इसलिए गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड के लिए और वुमेन्स के लिए, विमेन के लिए एक जस्टिस दिलाने के लिए कुछ लॉज पास किए, कुछ कानून बनाए हैं. सम स्टेट्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स टिल द सेकेंडरी लेवल. इनकम टैक्स लॉज allows tax benefit for women and girls can also claim a share in their parental property. कुछ स्टेट्स में सेकेंडरी लेवल तक गर्ल्स को फ्री में एजुकेशन देने का प्रोविजन है. और इनकम टैक्स देने में भी विमेन को कुछ छूट दी गई है, बेनिफिट्स दिए गए हैं. और गर्ल्स को अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी अपने पैतृक जो संपत्ति है, माता पिता की जो संपत्ति है, उसमें हिस्सा मिलने के लिए, हिस्सा पाने के लिए भी वो क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती है. यानी कि उनको काफी सुविधाएं दी गई है. गर्ल्स भी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती हैं. ये सब गवर्नमेंट ने उनको छूट दी है, राइट दी है. So we have completed the chapter and now to understand this chapter, इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग इसको फिर से रीड करना होगा. अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए बार बार. And tomorrow we will find the answers of questions of this chapter. Till then, take care and have a nice day.